नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 7 में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय ने मनुष्य का जब से जन्म हुआ है तब से उसको उलझा के रखा है। हम बात करेंगे पुनर्जन्म की, जिसको इंग्लिश में रीइंकार्नेशन बोलते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान ने पुनर्जन्म पे क्या शोध किया है, और खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक रिपोर्ट को खंगालेंगे जिसमें 2500 से ज़्यादा ऐसे केसेस दर्ज हैं जो पुनर्जन्म के एविडेंस को दिखाते हैं। और इस रिपोर्ट को जब हम एनालाइज करेंगे तो जो उससे इंसाइट्स मिलेंगी, तो हम देखेंगे कि क्या हमारे सनातन धर्म में जो बोला गया है वो उससे मैच करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, ये पूरा एपिसोड रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म पे एक बहुत होलसम वीडियो होने वाली है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते धर्म से जुड़ी ऐसी वैज्ञानिक तथ्यों पर वीडियो लेके आते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर आपको वीडियोस मिल जाए। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत मैं पुनर्जन्म से जुड़ी एक घटना से करूंगा। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घटना अमेरिका के लुसियाना शहर में रहने वाले एक छोटे से बच्चे जेम्स लेनिंगर की है। जेम्स लेनिंगर जब 2 साल के थे तभी से वो अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए एक पायलट की कहानी सुनाया करते थे। उनके पेरेंट्स ने इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जेम्स को वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड एक म्यूजियम में कई बार लेके गए थे। तो उनको लगा कि जेम्स हो सकता है वहाँ पर लड़ाकू विमान को देखकर, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर एक कहानी बुन लिया और वही बार बार बताया करता है। लेकिन जेम्स की जो दीवानगी थी वर्ल्ड वॉर 2 से और लड़ाकू विमान से लेकर, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सारा दिन उसी में खेलते रहते थे, खिलौने तोड़ते रहते थे और उसी में एयरप्लेन क्रैश ऑन फायर करके चिल्लाते रहते थे। फिर पेरेंट्स को लगा चलिए बच्चा है, कर रहा है, उसके कुछ उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन बाद में क्या हुआ, चीज़ें सीरियस होने लगी। 1-2 महीने बाद उसको नाइटमेयर्स आने लगे जेम्स को। और रात में क्या होता था, 2 बजे 3 बजे रात में अचानक से छटपटा कर वो बच्चा उठता था, हाथ पैर पटकता था और एयरप्लेन क्रैश ऑन फायर करके रोने लगता था। तो जेम्स के पेरेंट्स भी परेशान हो गए और वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हो गया है। तो जब उन्होंने डिटेल जानने की कोशिश की और बच्चे से पूछा कि तुम क्या देखते हो, तो बच्चे ने बताया कि वो एक फाइटर प्लेन में पायलट है, जिसको एक जापानी दूसरे फाइटर प्लेन ने गोली मार दिया, शूट कर दिया है और वो क्रैश कर गया और पानी में जाके उसकी डेथ हो जाती है। वो यही चीज़ें बार बार बताया करता था। पेरेंट्स ने जब और पूछा तो कुछ चीज़ें और निकल के सामने आई, जैसे कि उसने बताया कि वो नटोमा बोट करके एक बोट थी, उससे उसका प्लेन उड़ा था और उसके साथ जैक लार्सन करके एक दूसरा पायलट भी उड़ा था। तो ये सब कहानियाँ वो बार बार बताया करता था और ये बताता था कि उस बोट से उड़ने के बाद बीच हवा में ही उसको एक जापानी दूसरे फाइटर प्लेन ने शूट कर दिया और उसकी डेथ हो गई, और यही चीज़ रिपीट होती गई। तो जब ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी तो जेम्स के पेरेंट्स ने सोचा कि किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया जाए। तो उन्होंने एक लोकल साइकेट्रिस्ट को बुलाया और ये बात बताई। तो लोकल साइकेट्रिस्ट ने बोला कि उनको बता दो, जेम्स को बता दो, बहला दो, फुसला दो कि ये सब चीज़ें पहले हो चुकी, अब नहीं होंगी, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब समझाने के बाद भी चीज़ें रुकी नहीं। और बाद में क्या हुआ, एक ट्विस्ट आया इस कहानी में। बाद में जेम्स के पापा ने क्रिसमस पर जेम्स के दादा को एक बुक गिफ्ट की थी, द बैटल ऑफ इवो जीमा। और जब उसके दादा ये बुक पढ़ रहे थे तो जेम्स ने एक जगह को पहचान लिया जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी। और वो जब जगह को पहचान के अपने पापा को बताया तो उसके फादर को भी लगने लगा कि ये चीज़ें 1-1.5 साल से बार बार बता रहा है और कोई भी बच्चा इतना पागल नहीं हो जाता है किसी चीज़ को लेके। तो जेम्स के फादर ने नटोमा बे के जो पुराने अधिकारी थे उनसे संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ये जो बता रहा है बच्चा, ये चीज़ें सच है कि नहीं है। तो नटोमा बे के अधिकारियों ने बताया कि हाँ, जैक लार्सन करके एक पायलट था जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई किया था और नटोमा बे से उसका फ्लाइट उड़ी थी। तो जब ये केस इतना संगीन होने लगा और चीज़ें खुल के सामने आने लगी, तो जिम टकर करके यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के न्यूरो बिहेवियर साइंसेस के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उनके इन्वेस्टिगेशन से सच्चाई का पता चल गया। उनके इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सच में नटोमा बोट से जैक लार्सन के साथ एक और फाइटर पायलट उड़ा था और उसका नाम था जेम्स होस्टन जूनियर। और यही वो जेम्स होस्टन जूनियर है जिसको जेम्स, जो हमारा जेम्स लेनिंगर बच्चा है, याद कर रहा है। उसकी डेथ के बाद उसका पुनर्जन्म जेम्स लेनिंगर की तरह हुआ था। अब इस घटना ने तहलका मचा दिया। इस घटना को न्यूज़पेपर ने, मीडिया हाउसेस ने, इवन नेटफ्लिक्स ने भी कवर किया। अब ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट थी, पेरेंट्स ने इस पर बुक लिखी सोल सर्वाइवर करके। फिर जो अलग अलग रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने अपने काम में इस घटना का जिक्र किया। अब ये घटना कितनी सच है कितनी नहीं है, ये बाद का विषय है, ये और भी शोध का विषय है और भी लोगों ने रिसर्च किया है कि ये सच है कि नहीं है। लेकिन ये घटना इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पुनर्जन्म की जितनी भी घटनाएं हैं वो खासकर एशिया से निकल के आती हैं। आप इंडिया में ले लीजिए, श्रीलंका में ले
लीजिए, थाईलैंड में ले लीजिए, म्यांमार में ले लीजिए, यहाँ पर आपको पुनर्जन्म की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन वेस्ट में नहीं मिलती थी। अब इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्या है कि केवल एशिया में मिल रही हैं, वेस्ट में नहीं मिल रही? और ये कहानी जो है ये अमेरिका की है। तो होता क्या था कि इस साइड एशिया में, जिसको हम ओरिएंटल कंट्रीज़ कहते हैं, यहाँ पर जो धर्म है, जैसे सनातन धर्म है या बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो अगर थोड़ी भी कोई घटना ऐसी होती है या बच्चा बोलता है कि मुझे ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं, तो पेरेंट्स ध्यान देते हैं यहाँ पे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वेस्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी जो है वो रिइंकार्नेशन में भरोसा नहीं करती है। वो ये मानते हैं कि लाइफ एक सिंगल यूनिट है, इसी में सब कुछ होना है, इसी में जो आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा आपको लाइफ के एंड में, आप हेवन जाओगे, हेल जाओगे, इस तरह की मतलब उसमें फ़िलॉसफी है। तो वो लोग नहीं मानते हैं। तो क्या होता है कि अगर अमेरिका में या फिर यूरोप में ऐसी कोई घटना होती है तो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, या फिर ये बात दब जाती है, उसको कुछ दूसरे चीज़ों से रिलेट करके इस बात को दबा दिया जाता है। और इस बात को प्रूफ भी किया जिम टकर ने। जिम टकर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के, समझ लीजिए इस समय के आधुनिक प्रोफेसर या रिसर्चर हैं जो रिइंकार्नेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में काफ़ी लोगों ने काम किया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। 1957 में इयन स्टीवेंसन करके एक प्रोफेसर थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 30 साल की ही उम्र थी, और वहाँ पर साइकेट्री डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन बनाए गए थे। बहुत टैलेंटेड आदमी थे। तो उनका इंटरेस्ट ये पैरासाइकोलॉजी में बहुत अच्छे से था। तो उन्होंने 1 साल के अंदर एक ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक ऐसे इंसान की बात की थी जो अपने पुनर्जन्म की बातों को याद किए हुए था, जो उसको याद आती थी। और ये रिसर्च पेपर जब आया तो उसके बाद से पुनर्जन्म से रिलेटेड जो और भी कहानियाँ थी या फिर जो और भी घटनाएं थी वो खुल के सामने आने लगीं। अब ये रिसर्च पेपर से 2 फ़ायदे हुए। एक तो जो ये स्टोरीज़ थी जो दब जाती थी वो ऊपर आने लगी, क्योंकि रिसर्च इस पे हो रहा था, तो लोग सोचते थे कि बात की जाए इस पर। और दूसरा क्या फ़ायदा हुआ, इयन स्टीवेंसन के इस रिसर्च पेपर को चेस्टर कार्लसन ने पढ़ा। चेस्टर कार्लसन आज जो हम फोटोकॉपी वाली मशीन देखते हैं, जेरोक्स कराते हैं, उस मशीन के इन्वेंटर हैं। उनको बहुत इंटरेस्ट आया उनके इस रिसर्च पेपर में, और वो बहुत अमीर थे, इन्वेंटर थे। तो उन्होंने इयन स्टीवेंसन से रिक्वेस्ट की कि आप वर्ल्ड वाइड जाइए, वर्ल्ड वाइड आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम आपको फंडिंग देंगे। तो इयन स्टीवेंसन के पास अब पैसों की कमी नहीं रही, क्योंकि उनको फंडिंग मिल गई। तो उन्होंने फिर एशिया आए और यहाँ पर बहुत ढेर सारी घटनाओं को उन्होंने अब कवर किया, लगभग 250 केसेस को, जिसमें पुनर्जन्म के केसेस को उन्होंने सॉल्व किए। लेकिन उनका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, क्योंकि जो इयन स्टीवेंसन थे वो एशियन कंट्रीज़ में ये कर रहे थे, तो वेस्ट वाले जो रिसर्चर्स थे वो ये बोलते थे कि इयन स्टीवेंसन को ही क्यों ये केसेस मिल रहे हैं और क्यों एशिया में ही मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर इयन जो थे उन्होंने एक टीम बनाई, और उसी टीम का ये जिम टकर एक, समझ लीजिए, फ्यूचर में हिस्सा है। और ख़ासकर इसी वजह से, इसी क्रिटिसिज्म की वजह से जिम टकर ने ये डिसाइड किया कि मैं एशिया में ये सब चीज़ें अब नहीं करने वाला हूँ, मैं वेस्ट की स्टोरीज़ को कवर करूँगा और उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो ये जो पूरे 50 साल थे, इस पूरे 50 साल में ढेर सारे, अब तक 2500 करके केसेस हैं, उनको रिकॉर्ड किया है इनकी टीम ने, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जो 1957 से लेकर अभी तक ये सब पूरा एक एक डेटा को उन्होंने कवर किया, जिसमें से 1700 केसेस सॉल्व भी हो गए हैं। 1700 केसेस में पुनर्जन्म का वो इंसान मिल भी गया है जो बच्चा क्लेम करता है। अब हम इन केसेस को देखेंगे, इन केसेस की स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंसाइट मिल रही है वो हमें आगे क्या बताती है, और क्या कुछ हमें अपने धर्मशास्त्रों में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जब इन केसेस को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि 90% से ज़्यादातर केसेस जो थे वो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के थे। मतलब ये पाया गया, इससे ये पता चलता है कि जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ हैं, जो हमारा पिछला जन्म था उसकी जो यादें हैं, वो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा थी। उसके पहले भी होती हैं, लेकिन बच्चा बोल नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, तो फिर वो बता नहीं पाता है। लेकिन 5 साल की ऐसी उम्र है या 6 साल की उम्र है जिसके बाद से ये यादें नहीं रहती हैं, या फिर ये नाइटमेयर्स या फिर सपने आना बंद हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो चेतना है पुराने जन्म की, या जो आत्मा है, वो जो अपने साथ इंप्रेशंस लेके आ रही है, वो हमारी बुद्धि का जब तक विकास नहीं होता है, क्योंकि 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे काफ़ी ज़्यादा विकास कर जाते हैं, तो उस उम्र तक ही रहती हैं। मतलब जब तक हमारी बुद्धि का विकास चल रहा होता है तब तक हमारे साथ हैं, और जब जैसे ही विकास हमारा हो जाता है बुद्धि का उस तरह से कि बच्चा सोचने समझने लायक हो जाता है, तब ये यादें हमारे साथ नहीं रहती हैं। तो ये पहली इंसाइट निकल के आती है अगर इन केसेस को एनालाइज किया जाए। अब हम दूसरा देखते हैं। दोस्तों, जो
दूसरी इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलती है इन केसेस को एनालाइज करने पर, वो ये पता चलता है कि जो पिछले जन्म का इंसान था, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु और उसके पुनर्जन्म के बीच का जो समय है वो जब एवरेज आउट किया गया, उसका एवरेज निकाला गया, तो ये पता चला कि 4 से 5 साल का ये समय होता है। मतलब किसी केस में हो सकता है 8 साल लगाओ, किसी में 2 ही साल लगाओ, किसी में 13 लगाओ, लेकिन ये जो 2500 केसेस हैं इनका जब एवरेज किया गया, एवरेजिंग की गई, तो 4.5 साल की ये एवरेजिंग निकल के आई। मतलब थोड़ा समय होता है, मरने से पुनर्जन्म के बीच में समय होता है। और देखा जाए तो हमारे जो धर्म हैं, जो मानते हैं कि रिइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, जैसे कि हमारा हिंदू सनातन धर्म है या फिर बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, तो वो भी इस अवधि को एक्नॉलेज करते हैं और वो बताते हैं कि ये जो अवधि है ये कई स्टेजेस की बनी होती है। हर धर्म में ये स्टेजेस हैं। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो मोस्टली ये 5 स्टेज की बनी हुई आपको मिलेगी। और ये 5 स्टेजेस कौन से होते हैं? पहला स्टेज होता है डेथ के बाद से लेकर अंतिम संस्कार तक, चाहे वो आप उसको दफनाएं या फिर जलाएं। तो ये जो ट्रांजिशन है कि आपकी डेथ अभी अभी हुई है और 1-2 दिन में आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसको पहला स्टेज बोला गया है। दूसरा स्टेज क्या होता है कि आपका अंतिम संस्कार हो गया है, आपकी बॉडी जो है अब इस संसार से किसी तरह इस जो 5 तत्व हैं उसमें मिल चुकी है, तो अब जो बचती है केवल चेतना बचती है, आत्मा बचती है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मोस्टली सब यही बोलते हैं कि आत्मा इसमें आत्म साक्षात्कार करती है कि उसने कैसे कर्म किए हैं, किस तरह के इंप्रेशंस और अनुभवों के साथ वो अब अलग हुई है। तो अब उन अनुभवों और उन कर्मों और उन इंप्रेशंस के अनुसार वो एक चेतना डेवलप करती है। तो ये दूसरी स्टेज होती है, ये हर धर्म में बताया गया है। तीसरी स्टेज बताई गई है कि उसी चेतना के हिसाब से, उसी आत्मा, उसी इंप्रेशंस के हिसाब से फिर पेरेंट्स चुनती है। अब अगर मान लीजिए किसी ने क्राइम किया है तो फिर क्रिमिनल परिवार में जन्म होगा, या फिर मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन धर्मों में दिया गया है कि जिस तरह की चेतना होगी, अगर अच्छा काम किया है तो अच्छे परिवार में जन्म होगा। तो ये थर्ड स्टेज बताया गया है कि पेरेंट्स को चुनना। और फिर चौथा स्टेज बताया गया है कि एक बार पेरेंट्स चुन लिए जाते हैं तो फिर उसमें से जब मदर जो होती हैं वो जब गर्भ धारण करती हैं तो उस गर्भ में प्रवेश करना, ये चौथा स्टेज है। और फिर 5वां स्टेज है नए शरीर के साथ उस आत्मा का जन्म लेना। तो ये 5 स्टेज बताए गए हैं। इसमें जो समय लग रहा है वो इन रिपोर्ट के अनुसार, इन 2500 केसेस के अनुसार 4.5 साल का एवरेज समय बताया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो इन केसेस को एनालाइज करने से मिलती है। दोस्तों, जो तीसरी इंपॉर्टेंट इंसाइट मिल रही है, और मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली इंसाइट है, जब देखा गया, इन केसेस को खंगाला गया तो देखा गया कि 70% से ज़्यादा केसेस में बच्चों का जो प्रीवियस बर्थ था उसमें उनकी डेथ आकस्मिक हुई थी, अननेचुरल डेथ थी। चाहे वो उनका मर्डर हो गया हो या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया हो, तो इस तरह से वो मर गए थे। मतलब छोटी उम्र में मर गए थे, 25 से लेकर 40 साल की उम्र में ही मर गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि ये भी हो सकता है कि अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाए मनुष्य रूप में और आपके काम पूरे ना हुए हों, या फिर वो उस तरह से डेथ ना हो जिसमें आपको शांति मिलती हो, जवानी में ही डेथ हो जाए, तो फिर आपका पुनर्जन्म होता है। तो ये इंसाइट बहुत सरप्राइजिंग थी। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और पता चला। ये फैक्ट पता चला कि जैसे जो बच्चे होते हैं, जो जब पैदा होते हैं तो उनमें कुछ फिजिकल डिफेक्ट होते हैं या फिर बर्थ मार्क होता है, किसी के माथे पे होता है, पीठ पे होता है, हाथ पे होता है। तो ये जो बर्थ मार्क है, इससे रिलेटेड भी एक फैक्ट पता चला। जब एनालाइज किया गया और इसमें और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि पिछले जन्म में जो मृत्यु हुई, मान लीजिए आपको गोली लग गई, तो जो घाव बनता है वही घाव बर्थ मार्क के रूप में आपके पुनर्जन्म में मिलता है। और ये 70% से ज़्यादा केसेस में ऐसा मिला। किसी के अगर 2 बर्थ मार्क मिले तो ये भी मिला है कि गोली जहाँ से घुसी और जहाँ से निकली है तो 2 बर्थ मार्क लीव करके गई है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं ये भी मिले हैं कि अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट है, मान लीजिए आपका गर्दन टूट गई या हाथ टूट गया था या किसी ने आपके सिर पे चोट कर दी थी, तो हो सकता है कि उसके जो मार्क्स हैं या फिर कोई डिफेक्ट है आपके शरीर में पुनर्जन्म में, जब आपका दूसरा जन्म होता है तो उसमें मिलता है। तो दोस्तों, ये तरह तरह की इंसाइट्स अगर इन 2500 केसेस को देखें तो पता चलती हैं। अब इससे मेरा ये ओपिनियन है, जब मैंने इसको पढ़ा है, तो जो हमारे धर्मशास्त्र, जो हमारे सनातन धर्म में बोला गया है 84 लाख योनियों वाला जो सिद्धांत है कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन पाते हैं, तो ये बहुत सटीक बैठता है। क्योंकि आप देखिए 50 साल का रिसर्च है ये, और 50 साल में केवल 2500 केसेस मिले हैं जिसमें मनुष्य बना है। अब मनुष्य की यादें अगर मनुष्य की आ रही है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में वो मनुष्य था और इस जन्म में फिर मनुष्य बना। और अगर आप 84 लाख योनियों का सिद्धांत देखें तो सच में 84 लाख योनियों के सिद्धांत में यही बोला गया है कि हम ढेर सारी स्पीसीज़ के थ्रू जाते हैं और फिर इंसान बनते हैं। तो इसका मतलब यही है कि बहुत कम केसेस हुए हैं
संसार में जहाँ पर मनुष्य फिर से मनुष्य बना है, और कब बना है इसका भी इंसाइट हमें मिलता है। जब आकस्मिक मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, तब उस मनुष्य के हो सकता है कुछ कर्म या कुछ काम छूटे हों या कुछ उद्देश्य छूटा हो जिंदगी का, इसलिए वो दोबारा मनुष्य बना है। लेकिन ये केसेस ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो 84 लाख जो योनियों का सिद्धांत है ये मुझे बहुत सटीक लगता है, और इस पर हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो 84 लाख योनियों का सिद्धांत है वो क्या बोलता है, उसमें कितनी वैज्ञानिकता है, और भी जो बातें हैं हमारे जो दूसरे धर्मशास्त्रों में दी गई हैं पुनर्जन्म को लेकर, उसको भी हम खंगालेंगे। तो दोस्तों इस पार्ट को, इस एपिसोड के इस पार्ट को मैं यहीं विराम दूंगा। पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, परिवारजनों में जरूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको अगले पार्ट में, जो कि जल्द ही हम पब्लिश कर देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।